बहुत दिन श्री हुकुमदेव नारायण जी। ধন্যবাদ। जी हुकुमदेव नारायण यादव जी। जी हाँ, इस विधेयक पर बहस को प्रारंभ करते हुए हमारे नेता माननीय राजनाथ सिंह जी ने जिन बिंदुओं को उठाया था उसका मैं समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और उस पर संशोधन करे और जिन खंडों को धारा 9, धारा 10 और धारा 16(3) को उन्होंने कहा था कि इसको विलोप किया जाना चाहिए, उसका मैं समर्थन भी करता हूं और मांग करता हूं कि इस धारा को इस विधेयक से हटा दिया जाए। इसलिए सभापति महोदय कि जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना करके इस हिंदुस्तान के लाखों गरीबों को मुंगेरी लाल का एक हसीन सपना दिखाया गया, लेकिन उससे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो समय बताएगा। उसी तरह ये भूमि अधिग्रहण विधेयक है, इसमें एक हवा बनाए गए देश के अंदर, एक बात फैलाई गई देश के अंदर कि किसानों के लिए क्रांतिकारी अधिनियम सरकार लाने जा रही है। लेकिन ये ऐसा ही अधिनियम है जो 3 धारा लगाने के बाद ये पूरे अधिनियम का बंध्याकरण कर दिया गया है। पूरा ये विधेयक किसी काम का नहीं रहेगा और तीनों धारा के कारण और इनके उपधाराओं के कारण किसान बिल्कुल अपने अधिकार से वंचित रह जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय राजनाथ सिंह ने जिन बातों को उठाया है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे पास में निरंतर भूमि का अभाव होते जा रहा है, कृषि योग्य भूमि का। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि 1984 में 13.11 करोड़ हेक्टेयर जमीन जहां हमारे पास खेती की थी, वह 2010 में 11.50 करोड़ हेक्टेयर जमीन हमारे पास रह गई। जनसंख्या बढ़ती जाए, खेती की जमीन घटती जाए, फूड सिक्योरिटी लाएंगे कहां से, अनाज आएगा कहां से? कारखाने में आप उत्पादन कर सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इंसान का पेट भरेगा रोटी से, तन पलेगा रोटी से, उसका शरीर पलेगा रोटी से। इसीलिए हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा रोटी पर ध्यान दिया गया है और अन्न ही ब्रह्म है, यह उपनिषद ने संदेश दिया था। वो कहां से आएगा? इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जहां जहां जितने भूमि का अधिग्रहण होते गया है सभापति महोदय, उतने भूमि अधिग्रहण होने के कारण कितने किसान भूमिहीन बन के मजदूर बने हैं, वह आंकड़ा आपके सामने है। सन 1951 में जहां किसान 71.9% था, वह 2001 में आके 54.4% अर्थात -17.5% किसान कमा है। दूसरे तरफ खेतिहर मजदूर 1951 में 28.1 था, वह 2001 में 45.06 हो गया, प्लस 17.5% हो गया। यह भारत सरकार का आंकड़ा सिद्ध करता है कि 17.5% किसान हटा और 17.5% खेतिहर मजदूर बढ़ा। ये किसान क्यों हटे? क्योंकि भूमि अधिग्रहण के कारण, अन्य कारणों से वो मजदूर बन गए। और खेतिहर मजदूर का मतलब है कि सीजनल काम करे और बाकी समय में शहरों में आके रिक्शा चलावे, ठेला चलावे, फुटपाथ पर काम करे, महल का निर्माण करे, भूखे नंगे सोए। इसलिए इस देश के इस कानून के कारण और भूमि अधिग्रहण के कारण या कि गलत नीति के कारण इस हिंदुस्तान के इतने किसानों को नंगा किया है, भूखा किया है, बेबस किया है। और जहां वो जमीन का मालिक था वहां उसको मजदूर बना करके फुटपाथ पर रिक्शा ठेला चलाने के लिए खड़ा किया है। ये अन्याय इस देश में होते रहा है। दूसरे तरफ इसका दुष्प्रभाव हमारे पशुधन पर भी पड़ा है। जहां 1951 में 1000 आदमी पर 430 गो पशु थे, वहां 2007 में केवल 117 गो पशु बच गए। 1000 जनसंख्या पर 430 बच गया 170। ये हमारे बैल गाय कहां चले गए? इसलिए कि किसान जब मरता है, किसान जब उजड़ता है तो उसके साथ साथ वो भी उजड़ते हैं।
1951 में भैंस 1000 आदमी पर 120 था। 2007 में वह भैंस बच गया केवल 90। मैं इसलिए इन आंकड़े को रख रहा हूं कि जो जो हमारे हिंदुस्तान में भूमि अधिग्रहण हुआ, अन्य कारणों से किसान विस्थापित हो गए, गांव से उजड़ते चले गए, भागते चले गए, उसके साथ साथ हमारी ये सब चीज व्यवस्था समाप्त हो दी गई। हमारा गोवंश समाप्त हुआ, हमारे पशु समाप्त हो गए। एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान में बच्चे कहेंगे, पूछा जाएगा दूध कहाँ मिलता है, तो कहेंगे डीएमएस की डेयरी, डीएमएस के बूथ पर। वो नहीं समझेंगे कि गाय और भैंस नाम के कोई जानवर भी हिंदुस्तान में रह जाएंगे, देसी नस्ल के। ऐसी स्थिति इस देश में ये पैदा करेंगे। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जिन अथॉरिटी बनाने की बात कही गई, जो माननीय राजनाथ जी ने उठाया, अभी भूमि अधिग्रहण के साथ साथ सरकार के जरिए ये नोटिफाई किया जाता है कि एक आर्बिट्रेटर होते हैं, पंचायत होते हैं हर जिला में। मेरी भी जमीन ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सड़क में मेरे गांव के बगल से गई, 1.5 एकड़ मेरी जमीन गई। 2006 से लेके आज तक में उसका मुकदमा, मेरे जैसा आदमी जो उस विभाग का मंत्री रहा, वो 2006 से आज तक अपने मुआवजा के लिए मुकदमा लड़ रहा है और आज तक उसका फैसला नहीं हुआ। हिंदुस्तान के गरीब कितने मुकदमा लड़ेंगे? कहां कहां जाएंगे? कहां से पैसा लाएंगे? कहां से वकील लाएंगे? गाय बिकाए चरवाही में, गाय किसान पोसा, वो गाय बिक गई चरवाहा के मजदूरी में। उसी तरह हमारे मुआवजा हम कहां से लाएंगे? हमको इतना लड़ना पड़ा। दूसरा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के समय जसवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। किसानों के तरफ से हम लोगों ने उनको जाके कहा था, तब उन्होंने किया था कि भूमि अधिग्रहण से, उसके सूद से और अन्य स्रोतों से किसान को जो आय होगी उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। वह इनकम टैक्स कानून में है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों से इनकम टैक्स, सरकारी जमीन अधिग्रहण हुआ, उसमें ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में किसानों के सूद का इनकम टैक्स के पैसे काटे गए। बाद में कहा कि फॉर्म 16 जमा करो, आयकर विभाग से लाके तब वो पैसे वापस होंगे। कितने के पैसे आज तक लंबित है। ये इसलिए उनकी दर्दनाक कहानी आपको सुना रहा हूं। इसलिए अथॉरिटी अगर बनाना हो तो हर जिला में अथॉरिटी बनाइए, किसान को उसके सुविधा दीजिए। आप खेती के लायक जमीन पर उद्योग क्यों बनाते हैं? बंजर भूमि पर क्यों नहीं बनाते हैं? बनाना हो तो चले जाइए छत्तीसगढ़ में, चले जाइए उड़ीसा में, चले जाइए आंध्र के उस इलाके में जहां जमीन बंजर है, पथरीली है, कंकरीली है, वहां जाके उद्योग क्यों नहीं खड़ा करते हैं? उद्योग अगर खड़ा करेंगे तो वहां जाकर के बिजली जाएगी, वहां सड़क बनेगी, वहां वाटर सप्लाई होगा, वहां क्वार्टर बनेंगे, वहां का विकास होगा, वहां के गरीबों के हाथ में रोजी और रोजगार मिलेगा। लेकिन मैं जानना इसलिए कहता हूं, आप नहीं करेंगे, इसलिए का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बीमारी, सो का जाने पीर पर आई। मैं उस किसान के गरीब के घर में पैदा लिया हूं, इसलिए मैं उसकी पीड़ा, उसकी वेदना मुझे सताती है। लेकिन इसमें दो दृष्टि है। एक उद्योगी घराने वाले हैं, व्यवसायी घराने वाले हैं, एसीजेड वाले हैं। वो चाहते हैं कि जमीन के अधिग्रहण नहीं होगा, कारखाना कहां लगेगा, उद्योग कहां लगेगा, व्यवसाय कहां लगेगा? शहरों के आसपास बनाया जाता है। सभापति महोदय, आप ही इस हिंदुस्तान में, हमारे बिहार के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जब गांधी जी के यहाँ मोतिहारी में बनाने का था, नहीं बना। किस लिए? कि प्रोफेसर लोगों ने कहा कि वहाँ हवाई अड्डा नहीं है, इसलिए मुझे जाने में कठिनाई होगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहाँ बनाओ जहाँ हवाई अड्डा होगा। अर्थात उस विश्वविद्यालय के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के मनोअनुकूल स्थान पर बनाया जाओ। क्या वो रिमोट क्षेत्र में नहीं बन सकता है? पिछड़े क्षेत्र में नहीं बन सकता था? यह मानसिकता है, यह हमारी दृष्टि है, इसलिए इस पर सोचे। मैं एक बात की ध्यान और करना चाहूंगा, विस्थापितों को बसाने की बात, उनको रखने की बात। मार्जिनल फार्मर जो 2.5 एकड़ जमीन जोतने वाला है, सभापति महोदय, जमीन के अधिग्रहण होने के बाद वो भूमिहीन बन जाता है। हजारों ऐसे किसान लाखों की संख्या में भूमिहीन बन गए। आप उनको जमीन देंगे, कहेंगे बसा देंगे, लेकिन वो जमीन का मालिक नहीं रहेगा, वो मजदूर बन जाएगा। कल उसके बेटे का विवाह होता है
तो भूमिपति बन के उसके दरवाजे पर लोग आते हैं। परसों उसकी जमीन चली जाएगी तो खेतिहर मजदूर मान के उसके दरवाजे कोई नहीं जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के किसानों को कंगाल बना देते हैं। आखिर उनकी जमीन लेते हैं, एयरपोर्ट बनाते हैं, रेल लाइन बनाते हैं, उस पर बस चलाते हैं, उद्योग लगाते हैं, उसे तो आय होती है ना। सार्वजनिक हित के लिए लेते हैं रेल लाइन, उसे पैसा कमाते हैं। रोड बनाते हैं, उस पर रोड टैक्स लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का टैक्स लेते हैं, उस पर फिर अन्य साधनों से आप टैक्स लेते हैं। हवाई अड्डा बनाते हैं, उस पर आप पैसा कमाते हैं। तो जहां जिन किसानों की जमीन जाए उस पर लगने वाले उद्योगों से, व्यवसाय से अगर आमदनी हो तो उसकी जमीन में निरंतर जब तक वह इकाई चलती रहे, व्यवसाय चलता रहे, तब तक उससे उन किसानों को उस आय में हिस्सेदारी मिलती रहे। तब हम समझेंगे कि कोई किसान के लिए आप हितैषी हैं और किसान की बात सोच रहे हैं। क्या आप करेंगे? मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका काम एक ही है, कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। बात तो गरीबों का करो, बात तो किसानों का करो, लेकिन लाभ किसी और को पहुंचाओ, ये आप छोड़िए और इस पर आइए। मैं अंतिम तौर पर आपसे प्रार्थना करूंगा, हमारे दूसरे साथी भी बोलने वाले हैं, मैं अंतिम तौर पर प्रार्थना आपसे करूंगा कि इन बातों पर सोचिए। आप क्या कहते हैं? सरकार जो फैसला करी से अंतिम, खाता न बही, जो सरकार कहे किसान के लिए 16 आना सही। न जाने देंगे न्यायालय में, न कहीं अपील करने देंगे, कुछ नहीं कर देंगे। आप क्या तानाशाही चलाना चाहते हैं देश में? ऐसी तानाशाही कहीं नहीं है। मेरे बगल में नेपाल है, वहां कहते हैं मुखेर कानून छा, वहां के राजा जो मुख से बोले वो कानून है। उसी तरह आप कहना चाहते हैं सरकार जो कहे वो कानून है। सरकार का मतलब सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक अफसर जो कभी इस देश के गांव गरीब किसान के हितैषी नहीं है, गांव गरीब किसान के लिए हमदर्द नहीं है, उनके दिल में गांव गरीब किसान के लिए कोई दया नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, उनके आदेश पर आप किसान पर ला देंगे? अपील का अधिकार क्यों नहीं देंगे? अभी भी सोचिए। माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को उठाया है। आप कहते हैं कि हम अर्जेंसी में ले लेंगे, कलेक्टर नोटिफिकेशन करेगा, 3 दिनों के अंदर जमीन हमारी छीन लेगा। क्यों? उसकी कोई प्रक्रिया क्या है? अर्जेंसी का माने क्या है? किस बात के लिए लेंगे? उसकी कोई व्याख्या होनी चाहिए, कोई नियम होना चाहिए। लोकतंत्र है, संविधान और विधान से चलता है। यह संसद भी संविधान और विधान से चलता है, यह देश संविधान और विधान से चलता है। लेकिन आप किसान को कहते हैं न तेरे लिए संविधान रहेगा, न तेरे लिए विधान रहेगा, न तेरे लिए न्यायालय रहेगा, न तेरे लिए कहीं सुनवाई होने वाली होगी। तेरे लिए एक ही होगा, जो कलेक्टर करेगा वही सही होगा, और सरकार जो आदेश करेगी वह सरकार का आदेश अंतिम होगा। तुम कहीं नहीं जा सकते हो। ऐसा अंग्रेजी राज में भी नहीं किया गया था जिस तरह आप करना चाहते हैं। अगर कानून को बनाइए तो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा, हमारे साथियों ने जिन बातों को उठाया है उसको देखिए। और अंत में आपसे प्रार्थना करूंगा, 2 दृष्टि वाले लोग होते हैं। साम्यवाद के दर्शन के रचयिता मार्क्स ने कहा था, क्लास कैरेक्टर और क्लास इंटरेस्ट। हिंदुस्तान में क्लास है, एक संपन्न समृद्ध ऊंचे महलों में रहने वालों का क्लास है, एक विपन्न निर्धन निर्बल गरीबों का क्लास है। दोनों की दिशा अलग है, दोनों की दृष्टि अलग है, दोनों की समस्या अलग है, दोनों का चिंतन अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों की निष्ठा अलग है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना होगी कि आप कानून बनाए हैं, ये किसी किसान प्रतिनिधि को इसमें बुलाए थे? कोई किसान का रिप्रेजेंटेटिव आया? हिंदुस्तान के सारे किसान यूनियन वाले ने आपके पास में भेजा, आपने उसको रद्दी के टोकरा में फेंक दिया। आपके अधिकारी मिलकर बैठे, हम लोगों ने जो सुझाव दिया, हमारे नेताओं ने सुझाव दिया, क्या उस पर आप विचार किया? यह बिल है किसान के साथ। किसान के स्टैंडिंग कमेटी, एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को क्यों नहीं भेजे थे? आप अभी भी कहूंगा, इस बिल को एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए, जिस पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, और इसमें किसानों के हक में, किसानों के हित में हम कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, उस पर आपको राय देंगे। बिल आप लाए हैं, अच्छे बिल तो नहीं है, लेकिन बिल लाए हैं,
एक थोड़ा सा अगर कदम खिसका रहे हैं, मैं आपके उस कदम खिसकाने का स्वागत तो करूंगा, लेकिन चाहूंगा इस पर पुनर्विचार करिए और पूर्णता के साथ विधेयक लाइए, जिससे हिंदुस्तान के किसानों को आत्मा को शक्ति मिले, तन को शक्ति मिले, मन को शक्ति मिले। धन्यवाद। विक्रम भाई जी। सभापति